वेलकम 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 टू आवर थिंक एंड ग्रो रिच। आज वापस शुरू करते हैं किताब। आज मंडे को लेट्स स्टार्ट अगेन जहां से हमने खत्म करी थी विद रजनी जी। लेट्स जस्ट शेयर दिस ब्यूटीफुल बुक। सो हियर वी आर। हमने लास्ट टाइम कवर किया था अबाउट रिचनेस के लिए, ग्रोथ के लिए कैसे हमें अप्लाई करना है किसी जगह, और ऑफ कोर्स कैसे हमें उसको लिखना है, कैसे अपनी इंफॉर्मेशन देनी है उसके बारे में। सो ये सेक्शन जो चल रहा है इट्स अबाउट लर्निंग ग्रोइंग लीडरशिप। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है ये उसके उनके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। लिखित ब्रीफ में क्या जानकारी दी जाए? रजनी जी, ओवर टू यू। कैसे हैं थैंक आप? यू प्राची जी, एकदम बढ़िया। थैंक यू। ब्रीफ उतनी ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से वकील कोर्ट में चल रहे अपने केस का ब्रीफ तैयार करता है। जब तक कि आवेदक को इस तरह के ब्रीफ तैयार करने का अनुभव ना हो, विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और इस हेतु उसकी सेवाएं ली जानी चाहिए। सफल व्यवसायी ऐसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो अपने माल की विशेषताओं और खासियत के विज्ञापन करने की कला और मनोविज्ञान को समझते हैं। जिसे अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचनी हो, उसे भी यही करना चाहिए। ब्रीफ में निम्न जानकारी होनी चाहिए। पहली, शिक्षा। संक्षेप में परंतु स्पष्ट रूप से लिखें कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है, आपने कॉलेज में किन विषयों में विशेषज्ञता हासिल की है और उस विशेषज्ञता के पीछे के कारण भी बताएं। दूसरा, अनुभव। अगर आपको उस तरह की नौकरी का कोई अनुभव है जिसके लिए कि आप आवेदन कर रहे हैं, तो पूरी तरह से उसका उल्लेख करें और अपने पूर्व नियोक्ताओं के नाम और पते भी लिखें। यह निश्चित रूप से लिखें कि आपको उस पद पर किस तरह के काम का विशेष अनुभव है, जिस वजह से आप उस पद के लिए अधिक उपयुक्त। कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहता है जो जिम्मेदारी के पद के लिए आवेदन करते हैं। अपने ब्रीफ के साथ इन लोगों के पन्नों की छाया प्रतियां लगा दें। पहला, पूर्व नियोक्ता। दूसरा, वे शिक्षक जिनसे आपने पढ़ा है। और तीसरा, प्रसिद्ध लोग जिनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। तीन पॉइंट डिस्कस करे अभी हमने कि जब हम अपना रिटन ब्रीफ लिखते हैं क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी बिकॉज इट्स वेरी क्लियर, सिंपल हिंदी है। एजुकेशन हमारी क्या है, क्लियरली पर ब्रीफली मेंटेन करनी चाहिए कि क्या स्कूलिंग हमारी हुई है, क्या हमने स्पेशलाइज किया है स्कूल में, कॉलेज में, जो जिसकी भी हम बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोजीशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या एक्सपीरियंस है हमें, और क्या हम उसको डिस्क्राइब कर दें एकदम क्लियरली कि जो हमारे ज्यादा हमारे साथ काम किया हो। संदर्भ मतलब रेफरेंस, कि जो भी आपने बिजनेस फर्म के साथ काम किया है पहले उन लोग के बारे में बता दें, और उन लोगों के यहाँ से जो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला है उसको फोटो कॉपी कर, छाया प्रतियां मतलब फोटो कॉपी करा के लगा दीजिए। किन किन की? आपके फॉर्मर एम्प्लॉयज की, आपके टीचर्स की जिनके नीचे आपने पढ़ा है, एंड जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनका जिनका आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। आइए फोर्थ फिफ्थ सिक्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। चौथा, किसी निश्चित पद के लिए आवेदन दें। आवेदन करते वक्त यह उल्लेख करना ना भूलें कि आप उस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं। किसी भी पद के लिए आवेदन ना करें। इससे यह समझा जाएगा कि आप में विशेषज्ञ योग्यता का अभाव है। पांचवा, जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए अपनी योग्यताओं का वर्णन करें। पूरा ब्यौरा दें कि आपको यह विश्वास है कि आप उस पद के लिए पूरी तरह योग्य हैं। यह आपके आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण विवरण है। किसी भी अन्य जानकारी की तुलना में यह जानकारी निर्धारित करेगी कि आपको चुना जाएगा या नहीं। छठवां, परिवीक्षा पर काम करने का प्रस्ताव रखें। यह एक क्रांतिकारी सुझाव लग सकता है, परंतु अब अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि इससे कम से कम एक मौका अवश्य मिलता है। अगर आपको अपनी योग्यताओं पर विश्वास है तो आपको सिर्फ एक मौके की ही तो जरूरत है। साथ ही
इस तरह के प्रस्ताव से यह पता चलता है कि आपको उस पद पर करने की अपनी योग्यता पर विश्वास है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इससे नियोक्ता सबसे अधिक आश्वस्त होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करें कि आपका प्रस्ताव इन बातों पर आधारित है। पहला, आपको उस पद के लिए अपनी योग्यता पर विश्वास है। दूसरा, आपको अपने संभावित नियोक्ता के फैसले पर भी विश्वास है कि वे आपको परिवीक्षा का अवसर देने के बाद नियुक्ति देगा। So very important to understand कि हम किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हमें अपनी 4 ट्रैप जरूर लगानी चाहिए और जैसे हमें जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना चाहिए कि हमारे पास स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं एंड जहां पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली उसके बारे में बता दें सो दैट क्लियर हो जाए कि हम इसके लिए वर्क करना चाहते हैं। जो परिवीक्षा मतलब आप कि किस पे आपको काम करना है, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके ऊपर आप अपने एप्लीकेशन के ऊपर लिखना है, पूरी डिटेल में लिखना है। इससे मालूम पड़ जाएगा कि हम एक्चुअली एलिजिबल हैं भी कि नहीं। इसमें 2 पार्ट बताए गए हैं कि हमको उस पोस्ट पे एकदम काम करने के लिए सुपर रेडी, नहीं तो एक ऑप्शन जो हमको मिलती है, जो भी हमारे ओनर्स हैं, बॉसेस हैं, हम उसके ऊपर भी वी आर वेरी कंफर्टेबल टू वर्क सो दैट एक है कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज नहीं है, हम और भी मल्टीटास्किंग है। नंबर 7, अपने संभावित नियोक्ता के बिजनेस का ज्ञान। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देते समय उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर ले और उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर ले और उस बिजनेस की पर्याप्त जानकारी हासिल कर ले। अपने ब्रीफ में यह संकेत करें कि आपने उस क्षेत्र में क्या ज्ञान हासिल किया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप में कल्पनाशीलता है, आपकी सच्ची रुचि है। एक बार अपना ब्रीफ तैयार कर लिया तो फिर इसे एक अच्छे कागज पर प्रिंट करा लीजिए। एक बार ध्यान से व्याकरण देख लें, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लें। ऊपर दिए गए सुझावों का अपनी बुद्धि द्वारा जहां भी उपयोगी लगे अनुसरण करें। सफल सेल्समैन अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि पहली छाप अमिट होती है। आपका ब्रीफ आपका सेल्समैन है। इसे अच्छा सा सूट पहनाएं ताकि यह दूसरों से अलग दिख सके, ताकि आपका संभावित नियोक्ता कहे कि उसने आज तक इस तरह का ब्रीफ नहीं देखा जो किसी पद के लिए आवेदन के साथ आया है। अगर आप जिस पद के लिए प्रयास कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है तो उसके लिए सावधानी से तैयारी करना भी महत्वपूर्ण है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने नियोक्ता का खुद को इस तरीके से बेचते हैं कि वह आपसे प्रभावित हो जाता है तो आपको शायद शुरुआत में ही उससे अधिक मिलने लगे जिसकी आपने उम्मीद की है। अगर आप विज्ञापन एजेंसी या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के माध्यम से रोजगार ढूंढ रहे हैं तो अपने एजेंट से अपने ब्रीफ की प्रतियां इस्तेमाल करने को कहें ताकि आपकी सेवाओं की बेहतर मार्केटिंग हो सके। इससे एजेंट और संभावित नियोक्ता दोनों ही आपको प्राथमिकता देने लगेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम अप्लाई कर रहे हैं किसी पोजीशन के लिए, ये अच्छी आइडिया है कि हम प्रोबेशन पे जाने के लिए रेडी रहें। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं जब अप्लाई कर रही हूँ तो अगर मुझे मेरा काम आपको पसंद आया तो फैंटास्टिक, नहीं तो आई एम हैप्पी टू वर्क ऑन प्रोबेशन। उससे क्या दिखाते कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। आप देख लो भाई, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमें पोजीशन फिल करने के लिए हमारी कंपनी में हेल्प करेगा, जो भी रिक्रूट कर सकते हैं हमें। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे एम्प्लॉय को एक और चीज दिखा दे कि भाई शी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड हमें की पोजीशन के लिए हम काबिल भी हैं। हमारी जो नॉलेज है, जो भी हमारे पुराने बिजनेस ओनर के, जो नए बिजनेस ओनर के बारे में, वो हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि हम कहाँ जाने वाले हैं, किसके साथ काम करने वाले हैं, सो दैट वो इम्प्रेसिव भी रहे और वो आगे जो कुछ सवाल करे तो हमें पता है कि हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये बोल रहे हैं कि ग्रामेटिकल एरर्स चेक करना, उनको देखना, उनको प्रिंट कराना, जो हम सब करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम किसी मीडियम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो हमें अपने इस ब्रीफ का इस्तेमाल करना चाहिए और सेवाओं को मार्केटिंग हो सके ये भी देखना चाहिए कि वो
सो दैट इम्पोर्टेंस दी जा रही है जो भी इनको रिक्रूट कर रहे हैं। वही पद कैसे पाएं जो आप चाहना चाहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल थिंग, प्लीज पढ़ते हैं। हर आदमी उस तरह का काम करना पसंद करता है जिसके लिए वे सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चित्रकार रंगों से काम करना पसंद करता है, कलाकार हाथों से काम करना पसंद करता है और लेखक लिखना पसंद करता है। जिनके पास काम स्पष्ट गुण होते हैं वे बिजनेस और उद्योग के निश्चित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। यदि अमेरिका में कोई बहुत बढ़िया चीज है तो वे यह है कि यहाँ पर व्यवसायों, उत्पादन, मार्केटिंग और प्रोफेशंस की पूरी श्रृंखला मौजूद है। पहला, यह तय कर लें कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। अगर वे नौकरी या पद अस्तित्व में नहीं है तो शायद आप उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। दूसरा, उस कंपनी या आदमी को चुन लें जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। तीसरा, अपने संभावित नियोक्ता का और साथ ही उस कंपनी की नीतियों, स्टाफ और प्रगति के अवसरों का ही अध्ययन करें। चौथा, स्वयं के गुणों और क्षमताओं का विश्लेषण करें और यह जानें कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं। उन लाभों, सेवाओं, विकास, विचारों को देने के तरीके खोजें जिनके बारे में आपको विश्वास है कि आप उन्हें सफलतापूर्वक दे सकते हैं। पांचवा, नौकरी के बारे में भूल जाएं कि वहां पर कोई संभावना है या नहीं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है कि आम रूटीन को भूल जाएं। इस बात पर ध्यान एकाग्र करें कि आप क्या दे सकते हैं। छठवां, एक बार आप अपने दिमाग में योजना बना लें तो किसी अनुभवी लेखक से कागज पर साफ तरीके से और पूरे विस्तार से लिखवा लें। सातवां, इसे सही पद पर बैठे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी का काम वह कर देगा। हर कंपनी ऐसे लोगों की तलाश में है जो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर सके, चाहे वे काम विचारों के संबंध में हो या फिर सेवाओं या कनेक्शन के संदर्भ में हो। हर कंपनी में ऐसे आदमी के लिए हमेशा जगह होती है जिसके पास एक निश्चित कार्य योजना हो जिससे उस कंपनी को लाभ पहुंच सके। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ दिन या कुछ सप्ताह का अतिरिक्त समय लग जाए, परंतु इसकी वजह से आपकी आमदनी, तरक्की और प्रतिष्ठा में जो अंतर होगा वे कम तनख्वाह पर कड़ी मेहनत के आपके कई साल बचा देगा। इससे कई लाभ हैं, जिसमें सबसे प्रमुख यह है कि इससे अक्सर आपके चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में आपका 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय बच जाता है। जो व्यक्ति प्रगति की सीढ़ी पर आधी ऊंचाई से शुरुआत करता है वह सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना के द्वारा ऐसा करता है। लवली। सो फर्स्ट थिंग कि हमें जॉब जो चाहिए वो चाहिए कैसे चाहिए। पहला चीज तो क्लियर होना चाहिए कि क्या जॉब चाहिए, जो जॉब एग्जिस्ट करती है या हमें कुछ क्रिएट करनी है। अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो हम क्या मांग रहे हैं वो तो क्लियर तो होना चाहिए। फिर किस कंपनी के साथ काम करना है, किस इंसान के साथ काम करना है, वो क्लियर होना चाहिए मुझे। मैं अपने प्रोस्पेक्ट को जानता हूँ, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को, उसकी पॉलिसीज, पर्सनल चीज को, मतलब जो भी उसके प्रोफेशनल काम है मुझे पता है कि नहीं, सो दैट मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नो। फिर अपने आप को एनालाइज करना, अपने टैलेंट्स को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी कैपेसिटी को, कि मैं क्या कंपनी में 4 चांद लगा सकता हूँ, मैं क्या प्लान कर सकता हूँ, क्या एडवांटेजेस आ सकती हैं, क्या सर्विसेज दे सकता हूँ, कैसे डेवलप कर सकता हूँ कंपनी को, और क्या आइडियाज हैं जो मैं पक्का डिलीवर कर सकता हूँ। जॉब को बोल रहे हैं भूल जाओ, ये एक ओपनिंग है। रूटीन जॉब की जगह काम करो कि मैं क्या दे सकता हूँ। फिर छठा, हमें क्या करना है अपने जॉब के साथ, हमारे दिमाग में क्या है उसको हमको अरेंज करना है कि एक्सपीरियंस से मेरे पास ये चीजें हैं और ये सब चीजें मैं करना चाहता हूँ। जब तक हम क्लियर नहीं होंगे अपने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी कंपनी को ढंग से प्रेजेंट करना कि मैं क्या हूँ, मेरी ये आइडियाज है, मेरे सर्विसेज है, मेरा कनेक्शन है, तभी हम अपने आगे ले जा पाएंगे। आधा सीढ़ी चढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, वहीं रुक जाएंगे। पूरी सीढ़ी चढ़ने के लिए अपने आप को, सामने वाले को जानना बहुत अनिवार्य है, तभी हम सीढ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं।
तो इसलिए सावधानी पूर्वक हमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी, सो हम आगे जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। आइए एक और सेक्शन पढ़ते हैं, सेवाओं की मार्केटिंग का नया तरीका। सेवाओं मतलब सर्विसेज जो दी जाती है, मार्केटिंग जो सर्विसेज दी जाती हैं, नया पार्टनरशिप्स, जॉब्स के बारे में बात करते हैं। जी। जो लोग भविष्य में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि बदल चुके हैं। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भावी संबंध एक पार्टनरशिप के रूप में होंगे। पहला नियोक्ता, दूसरा कर्मचारी, तीसरा जनता जिसकी वे सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के नए तरीकों को कई कारणों से नया कहा जाता है। पहला कारण यह कि भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही सहकर्मी समझे जाएंगे, जिनका बिजनेस है जनता की बेहतर सेवा करना। पुराने जमाने में नियोक्ता और कर्मचारी आपस में ही सौदेबाजी कर लिया करते थे, ताकि उन्हें एक दूसरे से अधिकतम लाभ हो सके, और वे इस बात पर विचार नहीं करते थे कि अंतिम विश्लेषण में वे दरअसल ऐसा तीसरी पार्टी की कीमत पर कर रहे हैं, यानी कि जनता जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। शिष्टाचार और सेवा आज व्यापार के लोकप्रिय शब्द हैं, और वे उस आदमी पर अधिक लागू होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर रहा है, बजाय उस नियोक्ता के जिसकी वे सेवा कर रहा है। इसका कारण यह है कि अंतिम विश्लेषण में नियोक्ता और उसका कर्मचारी दोनों ही जनता द्वारा नियुक्त हैं, जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। अगर वे अच्छी तरह सेवा करने में सफल नहीं होते, तो उन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर हमें मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को अपनाना है तो हमें समझना पड़ेगा कि मेन एंड वुमेन जो भी मार्केटिंग करते हैं उनके लिए फ्यूचर में एडवांटेज क्या होता है। आप मार्केटिंग करें तो क्या एडवांटेज है, किसको एडवांटेज मिल रहा है, एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉय को कि पब्लिक को। तो जो भी हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, जो भी नए तरीके बता रहे हैं, उसके साथ रीजनिंग होनी चाहिए। क्या रीजनिंग होनी चाहिए? जिससे वो आगे बढ़ पाए। कौन बढ़ पाए? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों समझ पाए कि हमारा बिजनेस कैसे है और कैसे हम पब्लिकली इसको सर्व कर सकते हैं। पुराने टाइम पे जो होता था वो होता था सौदेबाजी, व्हाटएवर। नए टाइम पे क्या हो गया? आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमिलिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिष्टाचार। आपका हिंदी शिष्टाचार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिसिप्लिन। यस, हाँ। सो डिसिप्लिन। सो हाउ शिष्ट कैसे हम अपने आप से बिहेव कर रहे हैं, कैसे हम लोगों के लिए यस पीपल बन रहे हैं, कैसे हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सर्विसेज देना। अगर हम इनको नहीं दे पाएंगे तो हम आगे किसी को इम्प्रेस नहीं। मैं रूडली बात करूंगी तो मैं सेल्स कर पाऊंगी क्या? सो वेरी इंपॉर्टेंट, शिष्टाचार में रहें, डिसिप्लिन में रहें, सर्व करने के लिए आतुर रहें, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी QSS रेटिंग क्या है, आगे पढ़ते हैं। सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग में सफलता के कारण स्पष्ट रूप से और विस्तार से बता दिए गए हैं। जब तक इन कारणों का अध्ययन तथा विश्लेषण नहीं किया जाता और जब तक उन्हें समझा नहीं जाता, तब तक कोई भी आदमी अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से नहीं बेच सकता। हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। सर्विस की गुणवत्ता, मात्रा और भावना काफी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती है। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए, जिसका अर्थ है स्थायी मार्केट, संतोषजनक मूल्य, सुखद स्थिति, आपको QQS फॉर्मूला अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, जिसका अर्थ है क्वालिटी क्वांटिटी प्लस सहयोग की सही भावना इज इक्वल टू सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप। QQS फॉर्मूले को याद रखें या इससे भी अधिक करें, इसकी आदत डाल लें। सो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किस तरीके से हम सर्व कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी दे रहे हैं, क्वालिटी क्या दे रहे हैं। जब हम इसके ऊपर समझ जाएंगे तो हम कभी भी रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं रॉन्ग हो पाएंगे? क्योंकि आप कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। सो आइए इसको और समझते हैं। आइए हम इस फॉर्मूले का विश्लेषण करें, ताकि हम आश्वस्त हो सकें कि हम इसका अर्थ ठीक ठीक समझ गए हैं। क्वालिटी, सेवा की क्वालिटी का अर्थ है
पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। क्वांटिटी, सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदत शब्द पर जोर दिया जा रहा है। स्पिरिट, सेवा की स्पिरिट या भावना का अर्थ है खुशनुमा, तालमेल का व्यवहार जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सके। आपकी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपकी सर्विस के लिए स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सेवा किस भावना से करते हैं या सेवा करते समय आपका व्यवहार कैसा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इससे न सिर्फ सेवा के बदले में मिलने वाला भुगतान प्रभावित होता है, बल्कि रोजगार की अवधि भी प्रभावित होती है। So again, आगे भी पढ़ लीजिए, एक साथ बताती हूँ। एंड्रयू कार्नेगी ने इस बिंदु पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना है कि व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सफलता की तरफ ले जाने वाले तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम ना करे, ना कर सकता हो, चाहे उसकी काम की क्वालिटी कितनी ही प्रभावी हो और चाहे उसकी काम की क्वांटिटी कितनी ही अधिक क्यों ना हो। कार्नेगी ने लोगों की खुशनुमा होने पर जोर दिया। यह गुण कितना महत्वपूर्ण है, यह साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे लोगों की जो उनके मानदंडों पर खरे उतरते हैं, बहुत अमीर बनने में मदद की। जो लोग खरे नहीं उतर पाए, उन्हें अपनी जगह दूसरों के लिए खाली करनी पड़ी। सुखद व्यक्तित्व के महत्व को इसलिए रेखांकित किया गया है क्योंकि इसी तत्व के कारण आप सही भावना से सेवा कर पाते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो सुखद है और सेवा को सद्भाव की भावना से देता है, तो इस गुण के कारण सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी के अक्सर भरपाई हो जाती है। कोई भी चीज सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती। सो कार्नेगी का बोलना है कि अगर क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है लेकिन स्पिरिट ऑफ सर्विस अच्छी नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज फिर आपको वो अच्छा फील गुड फीलिंग नहीं आती। उन्होंने इस बात के लिए भी किया कि जब तक आपस में तालमेल नहीं है तब तक काम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो सपोर्ट की इम्पोर्टेंस है, कोऑपरेशन की इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला जो लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते उन लोग को इनवेरिएबली जॉब क्विट करनी पड़ती है या अपनी पोजीशन किसी और को देनी पड़ती है, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। सो हार्मनी होना, सर्विस देना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और ये ही एक कंडक्ट है जो लाइफ में आपको आगे लेकर जाता है। अगला सेक्शन है आपकी सर्विसेज के की कैपिटल वैल्यू। तो आप जो सर्विसेज देने वाले हैं उसकी कैपिटल वैल्यू के बारे में क्या है, आइए पढ़ते हैं। आई नो ये सेशन बहुत लास्ट टाइम का इस टाइम का बहुत जॉब रिलेटेड है, पर जिन लोग को सक्सेस वहां चाहिए तो आई थिंक इट्स फाइन। शायद कल भी इसी के बारे में होगा, विल सी कैसा फ्लो जाता है। आइए रजनी जी। वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है, वह व्यापारी की तरह है जो सामान बेचता है। साथ में यह जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होंगे। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू, वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है, वह व्यापारी की तरह है जो सामान बेचता है। साथ में यह जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होंगे। इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग व्यक्तिगत सर्विस को बेचकर आजीविका कमाते हैं, उनमें से अधिकांश अक्सर यह मानने की गलती करते हैं कि उन पर सामान की मार्केटिंग करने वाले व्यापारी की तरह व्यवहार के नियम लागू नहीं होते। अब सिर्फ लीजिए, गो गेटर के दिन गुजर गए हैं।
अब दीजिए, गो गिवर के दिन आ गए हैं। आपके मन की वास्तविक कैपिटल वैल्यू क्या है, या आप उस दिन आमदनी की मात्रा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जो आप अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग द्वारा कमाते हैं। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू का उचित अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी वार्षिक आमदनी की 16.66 गुना से गुना कर दें। यह अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी वार्षिक आय आपकी कैपिटल वैल्यू की 6% है। धन पर 6% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। धन मन से अधिक मूल्यवान नहीं है, प्रायः मन धन से अधिक मूल्यवान होता है। योग्य मन की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो यह पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है जिसकी सामान बेचने के बिजनेस में जरूरत होती है। मन पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंदी के दौर में स्थायी रूप से अवमूल्यांकन का शिकार नहीं होता। न ही पूंजी के रूप में चोरी की जा सकती है, न ही इसे खर्च किया जा सकता है। यही नहीं, जो धन बिजनेस के व्यवहार के लिए अनिवार्य है वह तक धूल के कण की तरह मूल्यहीन है जब तक कि इसे योग्य मन के साथ न जोड़ा जाए। सो अगेन ये बात समझ लीजिए, क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस, तीनों चीज एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ माल बेच देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी पोस्ट सर्विस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले के जमाने पे था आई एम अ गो गेटर, बट अब क्या बनना पड़ता है, गो गिवर। जितना हम देंगे अपना सर्विसेज, अपना टाइम, अपने वैल्यू, अपनी एनर्जी, उतना ही हमारी कंपनी या हमारी वैल्यू होगी, बिकॉज हम उसको एडिक्वेटली दे रहे हैं। और ये हमें एक नया चीज बताया जा रहा है कि जो एनुअल इनकम है वो 16.6% बढ़ जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल वैल्यू जो है 6%। जिन लोग को अकाउंट्स का पता है शायद उनको समझ में आ जाए, बाकी लोग के लिए शायद टेक्निकल हो जाए, तो इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे। बट इम्पोर्टेंट समझना ये है कि मनी और माइंड का जो गेम चल रहा है, सो क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सो माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। मनी तो अपने आप आएगा अगर माइंड और हार्ट का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। आपका योग्य मन किस प्रकार से मार्केटिंग कर रहा है, किस प्रकार से आप चल रहे हो, वैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आगे। और अगर हमने चोरी करी तो हमारे साथ भी चोरी होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड एथिक्स। जब हम उनको वैल्यू करते हैं तो लाइफ में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब फेलियर के 3 क्या मुख्य कारण हो सकते हैं जो हमको पीछे पुश कर रहे हैं? जिन लोग का छोटा बहुत भी एंटरप्राइज है, एंडेवर है, उनको भी प्लीज समझिए। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग असफल लोगों की श्रेणी में थे। मेरे विश्लेषण से यह साबित किया कि असफलता के पीछे 30 प्रमुख कारण होते हैं। विश्लेषण से वे 13 प्रमुख सिद्धांत भी सामने आए जिनके द्वारा लोग दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। इस अध्याय में असफलता के 30 मुख्य कारणों के विस्तार का वर्णन किया जा रहा है। हानिकारक आनुवांशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों को कुछ नहीं दिया जा सकता जिनके मन की शक्ति कमजोर हो। यह फिलॉसफी इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझा सकती है, मास्टरमाइंड की सहायता। बहरहाल इस बात का लाभ उठाएं कि यह असफलता के 30 कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधार जा सकता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। 30 रीजंस होते हैं, उनमें 3 बेसिक रीजंस होते हैं जहां फेलियर आ सकता है हमें। हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या हुआ? हानिकारक मतलब जो फेवरेबल नहीं है हमारे लिए। आनुवंशिक मतलब जो आप वंश के बाद चलते जा रहे हो, क्या बोलेंगे? हेरिडिटरी बोलेंगे। इस बैकग्राउंड को जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अगर हम माइंड से वीक हैं, अगर हम माइंड का पावर नहीं लगा रहे हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा और हमें ऐसे के लिए किसी मास्टरमाइंड, किसी मेंटर की जरूरत पड़ेगी जो हमें बता पाए कि अब आगे कैसे बढ़ें, हमें क्या चीज ऑब्जर्व करनी है
इन पॉइंट्स को धीरे धीरे समझना है कि कैसे हम इस फिलोसफी को आगे बढ़ा पाए और अपने आप सक्सेसफुल कर पाए, जिससे कोई भी हमें इजी हो जाए और लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए। सेकंड, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। इसका पहला समझ में क्या हुआ? डिफाइंड गोल अगर नहीं है हमारी लाइफ में तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अभी हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी जॉब के लिए कि कैसे हमें जॉब मिले। सो वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इंटेंशन कि मुझे किस फील्ड में क्या करना है, ये नहीं कि सक्सेसफुल होना है। दैट्स वेरी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव आपको क्या डिफाइन करना एग्जैक्टली आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशाना साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनका असफलता का मुख्य कारण था। सो यू हैव टू नो कि कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है। वेगली बोलना नहीं चलेगा। थर्ड, लैक औसत दर्जे के ऊपर उठने का महत्वाकांक्षा का अभाव। औसत मतलब एवरेज। हाँ, एवरेज स्टैंडर्ड को मीडियोकर अगर आप हो, एवरेज अगर आप हो, तब अगर आपको ऊपर बढ़ने का मन ही नहीं है, वो है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप जहां हो स्टैग्नेंट रह जाओगे। सालों सालों आपने देखा कई लोग वही काम, वही मेज, वही कुर्सी, वही वर्दी, चलते जाते चलते, उनको बहुत कंटेंट है, उनको आगे बढ़ना ही नहीं है, तो फिर वो एवरेज ही परफॉर्म करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। पढ़ते हैं इसके बारे में। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्या है? अपर्याप्त शिक्षा, मतलब आपको सफिशिएंट एजुकेशन ही नहीं है आपके पास। एजुकेशन नहीं है चलता है, इट्स नॉट लाइक कि नहीं चलता, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं है तो एक्सपीरियंस होना तो इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस किसी भी काम से आ जाए, बट इस किताब में पर्टिकुलरली एजुकेशन के बारे में बोला। एजुकेशन दो टाइप की होती है। एक एजुकेशन होती है स्कूल कॉलेज में मिलती है, एक एजुकेशन होती है जहाँ का एक काम का एक्सपीरियंस मिलती है। सो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? एक्सपीरियंस बताता है। प्लीज पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाती हूँ। यह एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफी नहीं होती। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिसने वह चीज पाना सीख लिया जो वह जीवन में पाना चाहता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है। लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि इस बात के लिए पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। ब्यूटीफुल। सो अगर हमारे पास कॉलेज स्कूल की एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो इट डजंट मीन कि हम बेकार हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें लाइफ में जो चाहिए, जो हम चाहते हैं, उसको हम आराम से कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास नॉलेज है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं होता। उसका मतलब होता है कैसे हम उसको किस प्रकार पे, किस समय पे कैसे यूज करें, कैसे अप्लाई करें। इसी चीज के लिए लोग पैसे देते हैं, इसी चीज के लिए लोग आगे बढ़ते हैं कि आप कुछ चीज कैसे कर रहे हो। बुरा स्वभाव, स्वास्थ्य, हेल्थ। हाँ, जी, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ वाला पढ़ना है, आत्मानुशासन की ओ कमी। सॉरी सॉरी, हाँ जी। अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से आता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो आप खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। सो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, आत्म अनुशासन की कमी, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन की कमी अगर हमें है, तो फिर क्या हम करेंगे?
हमें कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर। हम कहीं पर भी कुछ भी नेगेटिव चीज बोल जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि ऐसी चीजों को हैंडल करना है। लोगों ने कुछ बोला, हम परेशान हो गए। सो खुद को डिसिप्लिन करना मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर हम खुद को पे नहीं जीत पाएंगे तो हम दूसरों पे कैसे जीत पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने लिए स्टैंड अप करना और देखना कि हम कैसे अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं तो हम हमेशा कोई ना कोई सामने खड़ा पाएंगे जो हमारे लिए ऑपोजिट में जाएगा। स्वास्थ्य, बुरा स्वास्थ्य, अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं, बैड हेल्थ है, तो क्या होगा, समझिए। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें मुख्य है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में कहना, विचारों की खाना ग्रहण खाना करना होगा, होगा कुछ रॉन्ग। हाँ, अधिक मात्रा में लेना, हाँ, विचारों की बुरी आदतें, नकारात्मक बातें बोलना, सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव, गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वच्छ हवा की अपर्याप्त पूर्ति। सो सिर्फ बुरा हेल्थ किसके लिए नहीं होता, किसी भी इंसान के पास अगर उसको बहुत बड़ी सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, आगे से आगे बढ़ना है, तो उसको मास्टरी करनी होगी कुछ 6 चीजों के ऊपर, 5 चीजों के ऊपर। क्या है ये चीजें? पहली बात तो ओवर इंडल्ज नहीं करना बहुत हार्मफुल खाने पे, जैसे बहुत फास्ट फूड नहीं खाना, या जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है उसको ओवर, ये नहीं कि बिल्कुल मत खाओ, बट एकदम कम खाओ। सेकंड, हमारे थॉट्स कैसे हैं, नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, तो हम नेगेटिव डाइट पे हैं, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कई लोग सेक्स को मिसयूज करते हैं, ओवर फेटिश आता है, एडिक्शन हो जाती है, वो भी उनका दिमाग, उनकी एनर्जी वहां जा रही है, तो वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। फिफ्थ, एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो निठल्ले हो जाएंगे, बॉडी में ऊर्जा नहीं रहेगी, मूवमेंट नहीं रहेगी। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें टाइम टू टाइम एक्सरसाइज भी करें तो फ्रेश रहे हम। फिफ्थ, अगर हमारे ऑक्सीजन अच्छी नहीं है, कमरे के अंदर बैठे हुए, एसी में बैठे हुए, हवा नहीं है, रोशनी नहीं है, सन नहीं है, तो हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए फ्रेश एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, खुली सांस में ब्रीथ करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 7th पॉइंट जो है वो है कि किस टाइप के हमारे ऊपर प्रभाव है, बचपन में किस एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हुए, क्या इंप्रेशन है हमारे ऊपर। आइए पढ़ते हैं। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है, उसी तरह पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगति का परिणाम होती है। तो हमारी फाउंडेशन कैसी है, फाउंडेशन ही हमारी खराब है, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने एनवायरनमेंट को चेक करें, सो दैट हम आगे बढ़ पाए। टाल मटोल, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, कंटेम्पलेट करते रहते हैं, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आइए पढ़ते हैं। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टाल मटोल करने वाला आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं, क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी तरह सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहां पर शुरू कर दीजिए, और आपके पास जो जो औजार है उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। सो जो लोग परफेक्शन में चाहते हैं, परफेक्ट काम करूंगा, एकदम ऐसे करूंगा, सही टाइम पे काम करूंगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। करना है तो शुरू कर दो, टूटा फूटा ही शुरू कर दो, बस शुरू कर दो, वो अपने आप परफेक्ट होता चला जाएगा। अपने आप सिचुएशंस, सिंक्रोनिसिटीज, टूल्स, औजार सब मिलते चले जाएंगे। वेट नहीं करना है। व्हेन द आयरन इज हॉट, जस्ट हिट इट, दैट्स ऑल। लग्न का अभाव, अगर मेरे अंदर लगन ही नहीं है काम करने की, मुझे पैशन ही नहीं है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। पढ़ते हैं। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं, परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह व्यक्ति जो लगन को अपना मंत्र बनाता है, यह पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है,
और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर हम लाइफ में कमिटेड नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब फेलियर मिलेगा, हम हिम्मत हार जाएंगे। बिकॉज लगन का मतलब पैशन, पैशन का मतलब लगे रहो। अगर ये सब है ही नहीं तो फिर बोरिंग लगेगा, मंडेन लगेगा। हम कुछ शुरू करेंगे, छोड़ देंगे, अच्छा बाद में करूंगा, अच्छा ये टाल मटोल करूंगा, बिकॉज मैं कमिटेड ही नहीं हूँ। सो इसलिए वो भी एक रीजन है हम फेल हो जाते हैं। और ये चीज सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। 30 स्टेप्स जो है ये लाइफ की समझ लीजिए एक लाइफ की कुंजी है। नेगेटिव कंडीशनिंग, व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी नेगेटिव अगर है, मुझे, मैं होपलेस हूँ, होपफुली नहीं हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? पढ़ते हैं। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है, जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। सफलता शक्ति के प्रयोग में के द्वारा आती है और शक्ति दूसरों लोगों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्ति से सहयोग नहीं मिलता। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ऐसे इंसान से क्या एक्सपेक्ट करो जो नेगेटिव बात करता रहे करता रहे करता रहे? अगर उसमें पावर ही नहीं है पॉजिटिविटी की, तो दूसरे लोग भी जो उसको सपोर्ट करेंगे वो भी मतलब उनको भी वो नीचे कर देगा, बिकॉज उसका नेगेटिव एटीट्यूड है। तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नेगेटिव पर्सनालिटी से ना तो हम कोऑपरेशन समझ सकते हैं ना कुछ भी। सो इट्स अ प्रॉब्लम। कामेच्छा पर नियंत्रण का भाव मतलब क्या है? वही कामेच्छा, आपने कामदेव पढ़ा है, सेक्सुअल अर्जेस पे कंट्रोल नहीं होना। पढ़ते हैं इसके बारे में। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में सबसे शक्तिशाली है जिनमें लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। चूंकि यह सबसे सशक्त भाव है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। तो अगेन, अगर बहुत सेक्सुअल डिजायर्स हैं तो अपने आप को बिजी करना पड़ेगा, सम फिजिकल एक्टिविटी, डांसिंग, पेन, जिसमें भी आपका एनर्जी जाए, सो दैट आप इससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो पाए, ट्रांसफॉर्म हो पाए। 12वां पॉइंट, कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों की को असफल बना देती है। इसका परिणाम 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के अध्ययन में पाया जा सकता है, जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट पर जुआवन खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। आपको शॉर्टकट्स लेना है तो ये भी प्रॉब्लम है, फिर जो आया वो भी खोने का फुल संभावना है। लकी भी हो सकते हो पर संभावना है। 13, निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं, और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय ही नहीं ले पाते हैं या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल लेते हैं और पल भर में बदल लेते हैं। अनिर्णय और टाल बटोल जुड़वा भाई है। जहां एक मिलेगा, आमतौर पर दूसरा भी वहीं पर मिलेगा। इन जुड़वा भाइयों को मार डाले इससे पहले कि वे आपको असफलता के खूंटे से बांध दें। सो वेरी इजी राइट। अगर हम इनडिसिशन में अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसने ये बोला तो मैं वहां लटक गया, उसने वो बोला मैं वहां लटक गया, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं यहाँ जाऊं कि मैं वहां जाऊं, यहाँ जाऊं कि वहां। तो इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। करना है तो करो, डिसाइड करो और चलो। उसके बाद फिर 10 बार मत सोचो, देखा जाएगा फिर। दैट एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। 14, 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक। अंतिम अध्याय में इन डरों का विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग करने से पहले आपको इन डरों को जीतना होगा। सो जो 6 फियर्स हैं उनके ऊपर हमें अपने आप लाना पड़ेगा। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 15, विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। यह असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक यह रिश्ता सुखद तालमेल का ना हो,
असफलता निश्चित रूप से आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह असफलता का एक ऐसा रूप होगा जिसमें दुख और कष्ट है, जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट कर देंगे। सो अगेन, अगर हमारा काउंटर पार्ट, हमारा पार्टनर हमें सपोर्टिव नहीं है, हम कुछ करना भी चाहेंगे और डिस्पेट करते रहेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम का कारण है। सो इसलिए वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है हमारी। अधिक सावधानी भी एक प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमली जो कॉशियस होते हैं, ना वो रिस्क ले पाते, ना वो आगे बढ़ पाते। पढ़ते हैं इसके बारे में। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेगा, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी की कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचे। यह ना भूले कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज छोटा बच्चा भी चलता है, वो गिरेगा ही ना 10-15 बार चलने से पहले। सो कुछ रिस्क तो इम्पोर्टेंट है लेना, बट ये मैं गिरूं ही नहीं, चलता ही रहूं, तो ऐसे पॉसिबल है क्या? सो इसलिए एक्सट्रीमिज्म गलत आइडिया है। 17, बिजनेस के सहयोगी के गलत जो पार्टनर्स हम बनाते हैं बिजनेस में, अगर हमने रॉन्ग चूज कर लिया तो वो भी प्रॉब्लम है। पढ़ते हैं उसके साइंस। यह बिजनेस में असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सर्विस के मार्केटिंग में आपको ऐसा नियोक्ता चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे और जो स्वयं बुद्धिमान एवं सफल हो। हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुने जो अनुसरण करने लायक हो। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका प्रमोट करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, उसको चूज करे, उसको अपना पार्टनर बनाए, सो दैट वो आपके साथ चल पाए, आगे बढ़ पाए। ये भी प्रॉब्लम है। अंधविश्वास और पूर्वाग्रह, सुपरस्टिशन जो लोग होते हैं, या दैट्स रियली अ प्रॉब्लम। लेट्स रीड अबाउट दिस। अंधविश्वास डर का एक रूप है। यह अज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने मन में दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। सो बी ओपन एंड रिसेप्टिव। ये सुपरस्टिशन में ये ऐसा है, उसको आगे उसको कर लेना, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। 19, व्यवसाय गलत चुनाव। आज मुझे एक बिजनेस करना आता ही नहीं है और मैंने उस बिजनेस को चुन लिया, प्रॉब्लम। पढ़ते हैं इसके बारे में। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सफल नहीं हो सकता जिसे वह पसंद ना करता हो। व्यक्तिगत सर्विस के मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह से झोंक सके। सो अगेन, जहां मेरी मंशा, जहां मेरी इंटरेस्ट है, वहां जाना चाहिए ना। मुझे जाना है, यहाँ चला गया वहां, तो कैसे हाउ विल आई बी इंटरेस्टेड? सो वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया के बोलने से नहीं कुछ काम करें, काम वो करें जिसमें आपको रुचि हो। जी। प्रयास में एकाग्रता का अभाव। सभी व्यवसायों को थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में विशेष निपुण नहीं होता। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। अंग्रेजी में कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सब कुछ की थोड़ी थोड़ी जानकारी है, अरे एक पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको आगे बढ़ाओ ना, तब जाके कॉन्सेंट्रेट करोगे, फोकस करोगे, तो आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, फिजूल खर्ची। फिजूल खर्च आदमी कभी सफल नहीं हो सकता और इसका प्रमुख कारण यह है कि वह हमेशा गरीबी के डर से जीता है। अपनी राय में से एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अलग रखकर नियोजित बचत की आदत विकसित करें। जब आप व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपके साहस की सुरक्षित आधारशिला होगा। पैसे के बिना आपको वह लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वह पाकर खुशी होगी। सो फिजूल खर्ची करने की जगह शुरू में फाउंडेशन ईयर्स में कुछ हिस्सा सेविंग में करना चाहिए, सो दैट आप उसका वो ग्रो हो सके। जब आपके पास कुछ मनी रहता है ना बैंक में, आप थोड़े कॉन्फिडेंट रहते हो, नहीं तो बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात हो जाती है कि जो मिलेगा तो लेना ही पड़ेगा। अब तो भैया ऑप्शन ही नहीं है। सो अगेन, उत्साह का अभाव, ही हमने पहले भी किया हुआ है, डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। यही नहीं, उत्साह संक्रामक होता है और जिसमें
यह नियंत्रित अवस्था में होता है, उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। सो अगर मेरे में पैशन नहीं है, जज्बा नहीं है, उत्साह नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है, तो मैं दूसरे में क्या खाक करूंगा? बट अगर मुझ में है तो मेरा पैशन रब ऑफ करेगा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेलकम होंगे तब जब हम एक्साइटेड हैं किसी चीज के बारे में। 23rd, टॉलरेंट नहीं करेंगे। वेरी आई मीन एक ये भी प्रॉब्लम है। आइए पढ़ते हैं। असहिष्णुता, बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का अर्थ यह है कि उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म, प्रजाति और राजनीतिक विचारों के मतभेद से संबंधित है। जो लोग टॉलरेंट नहीं होते, ओपन रिसेप्टिव नहीं होते, समाज में रिलीजन से किसी चीज से बन जाते हैं, वो लोग स्टक एनर्जी के हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। जी। असंयम, असही। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मदिरा और सेक्स की गतिविधियों से संबंधित है। इसमें से किसी की भी अति सफलता के लिए किसी में भी अति सफलता के लिए घातक होती है। सो अगर हम रॉन्ग फूड खाएंगे, रॉन्ग अल्कोहल पिएंगे, हर समय सेक्स में लगे रहेंगे, हमारी एनर्जी वहां जाएगी, तो हम कंट्रोल में नहीं, तो काम पे कैसे करेंगे? ये भी एक रीजन है कि हम फेलियर में आ जाते हैं। 25। दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता, ज्यादातर लोग जीवन में अपने पद और बड़े अवसर इस गलती के कारण गंवा देते हैं। इस कारण जितने लोग असफल होते हैं, उतने बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। यह एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेस का लीडर सहन नहीं करेगा। अगर कोऑपरेशन नहीं करेंगे हम, तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम? सो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएंगी, लेकिन अगर हम फॉल्ट निकालते रहेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करते रहेंगे, तो हम सक्सेसफुल आगे नहीं हो सकते। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कोऑपरेट करना है। नंबर 26। शक्ति जिसे आपने अपने प्रयासों से हासिल न किया हो, दौलतमंद लोगों के पुत्र पुत्रियां और बाकी लोग जिन्होंने धन विरासत में हासिल किया है और जिसे ना उन्होंने खुद कमाया है और ना ही वे उसके योग्य हैं, ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसे उसने खुद धीरे धीरे हासिल न किया हो, सफलता के लिए घातक है। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक। सो क्विक मनी, न्यू मनी, जिसकी वैल्यू नहीं हो, जो खुद नहीं कमाया हो, सर्वनाश करता है, बिकॉज आपके सर पे पैर चढ़ के बोल जाता है। सो मनी की वैल्यू होना, चाहे वो विरासत में मिला हो, चाहे आपने खुद कमाया हो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 27। जानबूझकर की गई बेईमानी, ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई भी क्षणिक तौर पर बेईमानी कर सकता है और इससे कोई स्थायी हानि नहीं होगी। परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर सवेर उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा और इसका परिणाम यह हो सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए या वह अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठे। अगर मैंने चीट किया, मेरा चीटिंग 100% होगी, लॉ ऑफ यूनिवर्स है। और मेरे इंटेग्रिटी, मेरा मेरा नाम सब खराब हो जाएगा अगर मैंने चीटिंग करी तो। जो चीट ईमानदारी का कोई भी विकल्प नहीं। लोग भले ही बोल दें, आजकल तो जो लोग बेईमान करते हैं जल्दी जीत जाते हैं, जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, बट गिरेंगे भी जल्दी, या कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, सिचुएशंस आ जाएंगे जहाँ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अहंकार और घमंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ईगो और ये अहंकार ले डूबता है। यह गन लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती है। यह सफलता के लिए घातक है। अगर हम रेड लाइट जोन में चले जाएंगे, जहाँ से लाल बत्ती, मैं बहुत घमंडी हूँ, मैं अहंकारी, लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं ना, अरे इससे दूर रहो, या ये तो बिल्कुल भी नहीं। सो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज आवरसेल्व्स। सोचने के बजाय अनुमान लगाना, ज्यादातर लोग इतने उदासीन या आलसी होते हैं कि वह सही सोचने के लिए आवश्यक पूरे तथ्य हासिल करने का कष्ट नहीं उठाते। वे अंदाजे के आधार पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं।
सो प्लान्ड करना चाहिए, नॉट कि अभी एकदम डिसीजन ले लिया, बस आया और दिमाग में ले लिया, तो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, बट समझना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स क्या है। पूंजी का अभाव। यह उन लोगों में असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों को झटके का सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सके जब तक कि उनकी प्रतिष्ठा स्थापित ना हो जाए। सो अगर मेरे पास फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए मनी नहीं है, तो उसके बिना मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी? कहीं ना कहीं गलतियां भी करूंगी, और मैं तब तक अपने आप को जब तक स्टैब्लिश नहीं करूंगी, कहाँ जाऊंगी? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी थोड़ा सा होना चाहिए। 31। इसमें आप असफलता के उस विशिष्ट कारण को लिख लें जिससे आप पीड़ित हैं, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। सो बेसिक 30 रीजंस होते हैं सक्सेस नहीं, फेलियर होने के। आपका कोई 31st रीजन है जो ऊपर 30 में नहीं कवर्ड है, तो आप उसमें इसको कर सकते हैं जी। असफलता के 30 प्रमुख कारणों में जीवन की विडंबना का वर्णन मिलता है, जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिसने कोशिश की है और जो असफल हुआ है। यह सहायक होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सके जो आपको अच्छी तरह से जानता हो कि वे आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 30 कारणों के संदर्भ में आपका विश्लेषण करें। अगर आप इसे अकेले आजमाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। हो सो सकता है ब्यूटीफुल। कि आप भी उनमें से हो जो ऐसा नहीं कर पाते। आज मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है मैं नहीं देख पा रही हूँ, ब्लाइंड स्पॉट है मेरा, पर रजनी जी के साथ में पढ़ रही हूँ, तो हो सकता है मुझे अवेकनिंग आ जाए कि रजनी जी बोले हाँ आप भी ऐसा करते हो। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है जहां हम 30 पॉइंट्स पढ़ पाए कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे, और समझे उसको, साथ में किसी ऐसे इंसान के जो मेरे को जानता हो बढ़िया से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पुरानी सलाह है, इंसान अपने आप को जानो। अगर आप सामान को सफलतापूर्वक बेचना चाहते हैं तो आपको सामान का ज्ञान होना चाहिए। यह व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के बारे में उतना ही सही है। आपको अपनी फ्रीज हो गए। आपको अपनी शक्तियां भी मालूम होनी चाहिए, ताकि आप अपनी सर्विस बेचते समय उन उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सकें। आप अपने आप को सिर्फ सटीक विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। अपने आप को आप कैसे समझ सकते हो? जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो। आप जो भी सामान बेचना चाह रहे हो, उसके फायदे नुकसान आपको पता होने चाहिए, या तो आप लोग खत्म कर सको या आप लोग कवर अप कर सको। जब आप बेचना चाहोगे तो आपका एक एनालिसिस, इंपॉर्टेंट एनालिसिस बहुत रिक्वायरमेंट है। सो अपने बारे में अज्ञान की मूर्खता एक युवक ने दिखाई जब उसने एक पद के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन मैनेजर के पास आवेदन किया। उसने तब तक तो बड़ा अच्छा प्रभाव जमाया जब तक उसे ये नहीं पूछा गया कि वह कितनी तनख्वाह की उम्मीद करता है। उसने जवाब दिया। उसने अपने दिमाग का कोई निश्चित राशि नहीं सोची थी, पर निश्चित निश्चित लक्ष्य का अभाव था। मैनेजर ने इस पर कहा, हम आपको उतना वेतन देंगे जितना हम सोचते हैं, परंतु इससे पहले हम 1 सप्ताह तक आपसे काम करवाएंगे। मैं ये नहीं स्वीकार करूंगा, आवेदक ने जवाब दिया। जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मुझे ज्यादा मिलता है। इससे पहले कि आप अपने वर्तमान पद की तनख्वाह से बढ़ोतरी के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और नकारी की तलाश करें, ये सुनिश्चित कर लें कि आपको अभी जितना मिलता है उसका मूल्य उससे अधिक है। ऐसा पैसा पैसा चाहना बात अलग है। हर आदमी ज्यादा पैसा चाहता है, परंतु ये पूरी तरह से भिन्न बात है कि आवक मूल्य अधिक हो। कई लोग इतनी अपनी इच्छाओं पे को उतनी उचित तनख्वाह मानने की गलती कर देते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताओं या इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य इस बात पर पूरी तरह से निर्धारित करता है कि आप उपयोगी सर्विसेज देने में कितने योग्य हैं और आपसे दूसरे को किस तरह की सर्विस प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्रेरित होते हैं और आपकी क्षमता है।
सब चाहते हैं पैसा ज्यादा मिले। पहली बात तो जितना मिल रहा है, जहां मिल रहा है, उसको हमको वैल्यू करना चाहिए कि बहुत बढ़िया मिल रहा है। सेकंड जगह अगर हमें जॉब चाहिए, तो हम सब कंपनी में क्या दे सकते हैं, हमारी खुद की वैल्यू क्या है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम बोलें कि अरे मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चीज ज्यादा सैलरी चाहिए, तो दैट इज